नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तो क्या आपने अपने आसपास के लोगों को बताया कि मणिपुर में दो महिलाओं को नंगा कर घुमाया गया है और 2 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी? क्या आपने ये बात बताई? क्या आपने अपने आसपास के लोगों को यह बताया कि बहुमतवाद की राजनीति जो अक्सर धर्म और राष्ट्र के नाम पर बनती है, नस्ल के नाम पर बनती है, मर्दों को गुंडों की भीड़ में बदल देती है? ऐसे मर्दों से केवल औरतों को नहीं, मर्दों को भी सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको ये बातें भारी भरकम लगती हैं तो आप एक काम कीजिए, कठुआ बलात्कार कांड से जुड़ी पुरानी खबरों को निकाल कर देखिए। 2018 की घटना है। जम्मू में बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा लेकर रैली निकाली गई थी और इस रैली को संबोधित किया था बीजेपी के 2 मंत्रियों ने। उस वक्त जम्मू कश्मीर एक राज्य था और बीजेपी और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी की साझा सरकार थी। उसी में ये 2 मंत्री थे। इसी तरह बीजेपी के एक सांसद ने अलीमुद्दीन अंसारी के हत्यारों का माला पहनाकर स्वागत किया था। धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर मर्दों की भीड़ अपने लिए बहुत छूट हासिल कर लेती है। यही बहुमतवाद है। जो भी मर्द बहुमतवाद की बात करता है उससे सतर्क रहा कीजिएगा। वह कभी भी हिंसक हो सकता है। हमारे समाज में बहुमतवादी मर्द भर गए हैं। इनके खतरों से समाज को सावधान करते रहिए। जो भी जहां भी मिले उसे बताते रहिए कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की इस घटना पर बोलने का धर्म निभाया था, उसी दिन बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह को जमानत मिली थी और उसी दिन बलात्कार और हत्या के मामले में सजा काट रहे राम रहीम को 30 दिनों के लिए पैरोल पर छोड़ दिया गया। अभी जनवरी में ही 40 दिनों के लिए पैरोल पर राम रहीम को छोड़ा गया था। उसके पहले अक्टूबर 2022 में 40 दिन के लिए पैरोल पर छोड़ा गया। उम्मीद है आप औरतें और औरतों के प्रति संवेदनशील मर्द सबको ये बातें बता रहे होंगे कि ऐसा हुआ है। अगर आपको समय नहीं मिलता है तो एक काम कीजिए, हाउसिंग सोसाइटी के अंकिलों को पकड़ लीजिए, वहीं गेट पर मिल जाते हैं। उनसे कहिए कि कश्मीर फाइल्स की तरह इसका भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रचार करें कि शानदार काम हुआ है, राम रहीम को पैरोल पर छोड़ दिया गया है। बताइए कि 2.5 साल पहले सजा सुनाई गई थी और 2.5 साल में ही राम रहीम को 7वीं बार पैरोल पर छोड़ा गया है। 2017 में पंचकुला की अदालत ने राम रहीम को 2 महिला सहकर्मियों के साथ बलात्कार के मामले में और हत्या के एक अन्य मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि राजनीतिक रूप से यह आदमी कितना प्रभावशाली है। फिर आगे सब कुछ समझते चले जाएंगे। राम रहीम के खिलाफ केस लड़ने वाली बहादुर महिलाओं को आपने कभी सार्वजनिक रूप से नहीं देखा होगा। वो सामने नहीं आती होंगी। कायदे से उन्हें हीरो की तरह जीना चाहिए, मगर यह आदमी कितना बड़ा देवता है इसी से पता चलता है कि जब पंचकुला की अदालत ने इसे सजा सुनाई थी उस दिन भयंकर हिंसा हो गई थी। 250 से अधिक लोग घायल हो गए थे और 30 लोग मर गए थे। इसी साल मार्च महीने में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका के जवाब में सरकार ने कहा था कि यह हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब देते हुए कहा कि हत्या के 2 अलग अलग मामलों में उसकी सजा को सीरियल किलिंग नहीं कहा जा सकता है। गुरमीत हमलावर नहीं था और उसने दोनों मामलों में वास्तविक हत्याओं को अंजाम नहीं दिया था। ये राम रहीम के समर्थन में पक्ष में सरकार ने कोर्ट में कहा है। आपको याद है ना, नताशा नरवाल अपने पिता से नहीं मिल पाई। दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उन्हें बंद किया गया था। जब तक उसके पिता जिंदा थे और बहुत बीमार थे, नताशा नरवाल को पैरोल पर नहीं छोड़ा गया कि वे अपने पिता से मिल सकें। उनके पिता इस दुनिया से चले गए। आप इसी केस में दिल्ली पुलिस का रिकॉर्ड देखिएगा। जमानत का विरोध वो किस तरह से करती रही है।
मगर जब सांसद बृजभूषण शरण सिंह का मामला आया तो दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा कि ना तो वो जमानत का विरोध करती है ना समर्थन करती है, अदालत के विवेक पर मामला छोड़ देती है, ये पुलिस ने कहा। अदालत के विवेक को दिल्ली पुलिस का इस मामले में शुक्रगुजार होना चाहिए। सिद्दीक कप्पन को 22 महीने तक जेल में रहना पड़ा, तब जाकर जमानत मिली। उमर खालिद को जेल में रहते हुए 1000 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं, जमानत नहीं मिली है। इस देश में बलात्कार के मामले में सजा काट रहे राम रहीम को कितनी बार पैरोल पर छोड़ा जाएगा? इससे बेहतर है राम रहीम को सजा मुक्ति दे दी जाए। और जिस तरह से बिल्किस बानो के साथ बलात्कार करने वाले, उसके रिश्तेदारों की हत्या करने वालों को समय से पहले रिहा किया गया और उनका स्वागत फूल मालाओं से किया गया, राम रहीम का स्वागत भी उसी तरह से किया जाए। बलात्कारियों को माला पहनाने वाले आपके ही समाज का हिस्सा हैं और उस राजनीतिक समाज का हिस्सा हैं जो धर्म और राष्ट्रवाद की राजनीति से बनता है। मणिपुर में 2.5 महीने से अधिक हो गए, हिंसा जारी है। बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक, हिंदू मैतेई बनाम कुकी, ईसाई की राजनीति किसने शुरू की? आप जानने की कोशिश नहीं करेंगे। डबल इंजन की सरकार ने क्या किया, यह भी आप नहीं पूछ पाएंगे। चूंकि प्रधानमंत्री ने बोल दिया है, इसलिए अब यह मुद्दा खत्म हुआ मान लिया जाएगा। मगर आप सोचिए, जिस औरत ने यह झेला है उसके दिलो दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा। जिन औरतों ने इस वीडियो को देखा है उनके दिलो दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा। जानने की बात एक और है, मैतेई समाज की औरतों ने जब यह वीडियो देखा होगा, उनके दिलो दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा। क्या आप इस सवाल का जवाब जानते हैं? ठीक ठीक जानते हैं? क्या वे समर्थन कर सकती हैं? क्या किसी ने पता करने की कोशिश भी की है? इसलिए कहा कि इस घटना के बारे में लोगों को बताते रहिए, वरना मर्दों की भीड़ धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर किसी और को घेर लेगी। आपको याद है ना, इसी साल हरियाणा में नसीर और जुनैद को गोमांस की कथित तस्करी के आरोप में जीप की सीट से बांधकर जला दिया गया, मार दिया गया। ऐसे मर्दों से सावधान रहिए जो धर्म के नाम पर हथियार में बदल चुके हैं। यह लड़ाई एक दिन में जीती नहीं जाएगी, हर दिन लड़ना पड़ेगा और लड़ने के लिए बोलते रहना पड़ेगा। इसलिए कहा कि मणिपुर की उन महिलाओं के लिए लगातार बोलते रहिए, जिससे भी मिलिए उससे बोलते रहिए, बताते रहिए, इससे पहले कि इस घटना की खबरें मैनेज हो जाएं। हो सके तो बोलते रहिए, ये अपील आपके लिए ही मैंने लिखी है। भारत के दर्शकों और पाठकों, मुमकिन है आप में से बहुतों ने मणिपुर का वह वीडियो देख लिया होगा और बहुतों ने नहीं देखा होगा, जिसमें बहुत सारे मर्द किसी कुकी महिला को नंगा कर उसके अंगों को दबोच रहे हैं। मर्दों की भीड़ निर्वस्त्र कर दी गई औरतों को पकड़कर ले जा रही है। भीड़ के कातिल हाथ उन औरतों के जिस्म से खेल रहे हैं। बेबस औरतें रोती जा रही हैं। मर्दों की भीड़ आनंद ले रही है। शालीनता के सामुदायिक नियमों के तहत सोशल मीडिया के साइट्स जल्दी ही इस वीडियो को हटा देंगे, लेकिन जो घटना है वो तो वास्तविक है। उसका ब्यौरा तो यही है जो लिखा है। हम जो नहीं जानते वह यह कि इस वीडियो के बाद उन औरतों के साथ क्या हुआ होगा। भीड़ उन्हें कहां लेकर जा रही थी और कहां से लेकर आ रही थी। उस वीडियो में आरंभ और अंत नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा है, यह देखा नहीं गया, लेकिन कोई भी उस वीडियो से मुंह नहीं मोड़ सकता। आज आप चुप नहीं रह सकते। मर्दों की भीड़ से घिरी उन निर्वस्त्र औरतों के लिए आज बोलना पड़ेगा। आप जहां भी हैं बोलिए। बाजार गए हैं तो वहां दुकानदार को बताइए, रिक्शा वाले से बोलिए, ओला उबर के चालकों से बोलिए। पिता को फ़ोन किया है तो उन्हें सबसे पहले यही बताइए। प्रेमिका का फ़ोन आया है तो सबसे पहले यही बताइए। क्लासरूम में हैं तो वहां खड़े होकर अपने टीचर के सामने बोलिए। किसी रेस्तरां में दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं तो वहां खाना रोककर इन औरतों के लिए बोलिए। बस में हैं, ट्रेन में हैं, एयरपोर्ट पर हैं तो वहां भी बोलिए कि मणिपुर से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है
जिसमें भीड़ दो औरतों को नंगा कर उनके जिस्म से खेल रही है। यह घटना उस देश में हुई है जो हर दिन यह झूठ दोहराता है कि यहां नारी की पूजा देवी की तरह होती है, फिर अपनी ही गाड़ी के पीछे बेटी बचाओ लिखवाता है। अगर आज आप उस भीड़ के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो उनका शरीर, उनका मन हमेशा हमेशा के लिए निर्वस्त्र रह जाएगा। आपका नहीं बोलना उसी भीड़ में शामिल करेगा, उसी भीड़ की तरह आपको हैवान बनाता है जो उन औरतों को नंगा कर उनके जिस्म से खेल रही है। इसलिए फोन उठाइए, बोलिए, लिखिए और सबको बताइए कि मणिपुर की औरतों के साथ ऐसा हुआ है। हम इसका विरोध करते हैं, हमारा सर शर्म से झुकता है। आप अपनी मनुष्यता आज बचा लीजिए, मणिपुर के घटना के खिलाफ बोलिए। कोई नहीं सुन रहा है तो अकेले बंद कमरे में उन औरतों के लिए रो लीजिए। मैं जानता हूं कि मणिपुर की उन औरतों की बेबसी आप तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आप उनकी पुकार सुनने के लायक नहीं बचे हैं, क्योंकि आप जिस अखबार को पढ़ते हैं, जिस चैनल को देखते हैं, उसने आपकी संवेदनाओं को अब मार दिया है। आपके भीतर की अच्छाइयों को खत्म कर दिया गया है। मुझे नहीं पता कि गोदी मीडिया में उन औरतों की आवाज उठेगी या नहीं। मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री इस दृश्य को देखकर दहाड़ मारकर रोएंगे या नहीं। मुझे नहीं पता महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी दिखावे के लिए ही सही रोएंगी या नहीं, मगर मुझे यह पता है कि इस भीड़ को किसने बनाया है, किस तरह की राजनीति ने बनाया है। आपको इस राजनीति ने हैवान बना दिया है। गोदी मीडिया ने अपने दर्शकों और पाठकों को आदमखोर बना दिया है। जाति, धर्म, भाषा, भूगोल के नाम पर पहचान की राजनीति ने आदमी को आदमखोर बना दिया। मणिपुर की औरतों को घेर कर नाच रही मर्दों की यह भीड़ आपके आसपास भी बन चुकी है। हाउसिंग सोसाइटी के अंकिलों से सावधान रहिए। अपने घरों में दिन रात जहर बोने वाले बापों और रिश्तेदारों से सावधान रहिए। उन सभी को जाकर बताइए कि नफरत और पहचान की राजनीति ने जनता को किस तरह की भीड़ में बदल दिया है। वे औरतें मणिपुर की नहीं हैं, वे केवल कुकी नहीं हैं, वे कुछ और नहीं हैं, केवल औरतें हैं। अगर ये घटना आपको बेचैन नहीं करती है, इससे आपकी हड्डियों में सिहरन पैदा नहीं होती है, तो आप खुद को मृत घोषित कर दीजिए, मगर आखिरी सांस लेने से पहले उन औरतों के लिए बोल दीजिए, लिख दीजिए, किसी को बता दीजिए कि ऐसा हुआ है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति की अपील नहीं की, वहां जाकर नफरत और हिंसा को रोकने की अपील नहीं की। राज्य ने अपना फर्ज नहीं निभाया। उनके जाने या अपील करने से हिंसा रुक जाती, इसकी कोई गारंटी नहीं। मगर इस चुप्पी का क्या मतलब है? क्या यह चुप्पी जायज कही जा सकती है? छोड़िए प्रधानमंत्री की चुप्पी को, आप अपनी चुप्पी तोड़िए, बोलिए। आपका रवीश कुमार। औरतों को समझना होगा, महिलाओं और लड़कियों को देखना होगा कि धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर मर्दों की भीड़ गुंडों की भीड़ से ज्यादा नहीं होती। इस भीड़ में उनका कभी हित नहीं हो सकता है। यह महिलाओं को ही तय करना होगा। महिलाओं का साथ देने वाले मर्दों को तय करना है, लेकिन उससे पहले अपने आसपास के लोगों को बताते चलना है। उन लोगों को पहचानना है जो तरह तरह के तर्कों से इस घटना की प्रतिक्रियाओं को सीमित करना चाहते हैं। यह खेल समझ जाना आसान नहीं है, लेकिन औरतों के लिए इस देश में क्या ही आसान है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।